हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश के बारे में ऐसे खतरनाक फैक्ट्स लेकर आया हूं ना कि इसे देखने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वाह लिखे बिना रह नहीं पाएंगे। और भैया आज के बाद अगर ये फैक्ट्स आप अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएंगे ना तो वो भी कहेंगे और फिर भैया इतनी खतरनाक इंग्लिश की नॉलेज कहां से लाया तू, कौन सी किताब पढ़ता है, हमारे लोंडे को भी दहेज में से किताब दिला दे। अब भैया इंग्लिश के बारे में से भयंकर फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं अंग्रेजी के बारे में 10 जहरीले फैक्ट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले फैक्ट की। अब आप इस सेंटेंस पर नजर मारो, लिखा हुआ है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, मतलब एक चालाक लोमड़ी कूदती है एक सुस्त कुत्ते के ऊपर से। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पहले पता चल गया हो कि मैं किस फैक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपको पता है तो रुक जाओ, इससे रिलेटेड और भी जहर जानकारी आज मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। भैया ये अंग्रेजी का ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको अंग्रेजी के 26 के 26 अल्फाबेट्स देखने को मिल जाएंगे। जरा वीडियो को पॉज करके नजर मारो, इसमें ए से लेकर जेड तक एक भी अल्फाबेट मिसिंग नहीं है, सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। है ना कमाल की चीज। और भैया ऐसे बहुत कम सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अंग्रेजी के 26 के 26 अल्फाबेट्स एक साथ देखने को मिले। तो आपकी स्क्रीन पर आप ऐसा ही सेंटेंस देख रहे हो जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स हैं। अब सवाल नंबर 1 कि भैया ऐसे सेंटेंसेस का नाम क्या होता है? तो ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में पैनग्राम्स कहते हैं। आप गूगल पर अगर सर्च करोगे ना पैनग्राम सेंटेंसेस तो आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही सेंटेंसेस के और भी लिस्ट आ जाएगी और आपको और भी ऐसे कई सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिसमें ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट सारे पाए जाते हैं। तो भैया आज हमें इस तरीके के सेंटेंसेस का नाम भी पता चल गया, पैनग्राम्स। अब दूसरा सवाल है कि ये पैनग्राम्स का इस्तेमाल कहां पर होता है, यानी इस तरीके के सेंटेंसेस यूज कहां पर किए जाते हैं? तो भाई अमेरिका में जो कंपनी सुबह सुबह ओपन होती है ना, या फिर एम्प्लॉय अपना काम शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर या फिर अपने टाइपराइटर पर यही सेंटेंस टाइप करते हैं। इसे टाइप करने से पता चल जाता है कि कोई की खराब है या नहीं। अगर पूरा टाइप हो गया तो सारी की काम कर रही है और अगर पूरा टाइप नहीं हुआ तो अल्फाबेट की कोई ना कोई की खराब है। अब आप कहोगे अबे इसे टाइप करने की क्या जरूरत है, ऐसे चेक कर लिया करो ए बी सी डी। भाई इसमें टाइम लगता है क्योंकि टाइपराइटर के जो कीज होती हैं या कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज है उसमें ए बी सी डी सीरियल वाइज नहीं होती, ए ऊपर है, बी नीचे है, सी दुबई में मिलेगा, इसलिए सेंटेंस को टाइप किया जाता है। ये ज्यादा आसान पड़ता है। तो भैया थी ना कमाल की जानकारी। अब जरा दूसरे फैक्ट पर नजर मारो और भाई हमारा दूसरा फैक्ट है कि क्या आई के साथ वर लग सकता है। अब भाई अपनी आम जिंदगी में बचपने से आज तक आपने देखा होगा कि आई के साथ पास्ट टेंस में हमेशा वाज ही लगता है, लेकिन क्या कभी आई के साथ वर भी लग सकता है? जी हां, लग सकता है। दुनिया में एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर आई के साथ वर का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो कंडीशन है इफ आई वर। ये एक ऐसा वाक्य है जिसका हिंदी में अर्थ होता है यदि मैं होता, काश मैं होता, यानी कि अपने आप को ये सोचें कि मैं वो होता या वो होता। उसके लिए अंग्रेजी में एक वाक्य है, वो है इफ आई वर, और इसमें आई के साथ वर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे कहना है काश मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, काश मैं सलमान खान होता, या यदि मैं सलमान खान होता इफ आई वर सलमान खान। तो भैया याद रखना, आई के साथ अगर वर लगाना है तो इस वाले वाक्य को अपना लेना और दूसरों को चौंका दो। अब जरा अगला फैक्ट देखो, और भाई अगला फैक्ट भी आई से ही जुड़ा हुआ है और फैक्ट है कि क्या आई के साथ इज लग सकता है। अब भैया जैसे बचपने से आई के साथ हमेशा वाज लगता हुआ देखा था पास्ट में, ऐसे ही प्रेजेंट में आई के साथ आपने हमेशा एम ही लगाया होगा। ये इज कैसे आ गया भैया इसके साथ? लेकिन आ सकता है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो समझो, आई का मतलब होता है मैं, यानी कि अगर मैं आई का इस्तेमाल मैं के लिए करता हूं, अपने लिए करता हूं, तो आई के साथ एम लगेगा। आई एम ए बॉय, मैं एक लोंडा हूं, आई एम लड़का हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम सलमान खान, मैं सलमान खान हूं। ये तो हो गई मेरी बात। लेकिन अगर हम आई का इस्तेमाल मेरे लिए यानी अपने लिए ना करें बल्कि आई के ही बारे में बताएं तो भैया ऐसी कंडीशन में आई के साथ एम नहीं लगेगा, इज लगेगा। जैसे आई छोटा
सा अक्षर है? अब हम आई के बारे में बता रहे हैं ना, आई इज अ स्मॉल अल्फाबेट, इज लग गया। आई बड़ा अक्षर है, आई इज अ बिग अल्फाबेट। आई अंग्रेजी वर्णमाला में 9वां अक्षर है। आई इज द 9th अल्फाबेट इन इंग्लिश। अब भैया जितनी भी चीजें तुम आई के बारे में बताओगे, आई काला है, आई पीला है, आई इससे पहले आता है, आई उसके बाद आता है, तो हर कंडीशन में आई के साथ इज लगेगा। और अगर आई का इस्तेमाल मे के लिए करेंगे तो एम लगेगा। थी ना जहर जानकारी। चलो अगला वाला देखो। और भैया हमारा अगला फैक्ट है अंग्रेजी के अक्षर क्यू के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में 99% केसेस में क्यू वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, यानी जिनमें क्यू आता है, भैया उनमें क्यू के बाद यू जरूर आता है। ये बिना यू के क्यू पता नहीं मरता ही नहीं है, आता ही नहीं है। कौन सा चोली दामन का साथ हो रहा है इनका। अब भैया कोई सा भी शब्द ले लो, जैसे क्वीन, क्वीन माने रानी होता है, क्यू के बाद यू आ रहा है। क्वार्टर 1/4 होता है, इसका मतलब क्यू के बाद यू आ रहा है। क्वेरल झगड़ना होता है, उसका मतलब क्यू के बाद यू आ रहा है। और भी तुम अभी अखबार पुराने निकालो, अपनी डिक्शनरी निकालो, क्यू के बाद यू आपको दिखाई देगा। लेकिन 99% केसेस में। अब आप कहोगे वो 1% भी बता दो, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो। तो भैया वो 1% केस ये है कि वो शब्द फिर अंग्रेजी का नहीं होगा, कोई विदेशी भाषा का होगा, जैसे कि अरेबिक होगा, फ्रेंच होगा, स्पेनिश होगा। अब जैसे कि कतर है, अब कतर में क्यू के बाद यू तो नहीं आ रहा, तो चाचा ये अंग्रेजी शब्द थोड़ा ही है, तो अंग्रेजी शब्द में क्यू के बाद हमेशा यू आता है। देखा, थी ना जहरीली जानकारी। अब नेक्स्ट वाले पर नजर मारो। अब भाई नेक्स्ट फैक्ट है पैलिंड्रोमिक वर्ड्स के बारे में। अब आप कहोगे ये पैलिंड्रोमिक क्या होता है, मैथ फैक्ट क्या लेके आ रहे हो। भैया मैथ्स नहीं है, पैलिंड्रोमिक वर्ड्स उन शब्दों को कहा जाता है कि जिन्हें लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, वो एक जैसे ही पढ़े जाते हैं। जैसे कि लेवल, अब इसकी स्पेलिंग पर गौर करो, आप चाहे इधर से इधर पढ़ लो या इधर से इधर पढ़ लो, ये एक जैसा ही नजर आएगा। एक और शब्द है मैडम, अब इसे भी आप लेफ्ट टू राइट कर लो या राइट टू लेफ्ट कर लो, ये एक जैसा ही नजर आ रहा है। अब हिंदी में भी ऐसे होते हैं, जैसे डालडा, अब इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, डालडा ही नजर आएगा। तो भैया अपने दोस्तों से पूछना, हैरे तुझे पैलिंड्रोमिक वो जो होते हैं शब्द पता है, ले फिर ले, लेवल ले, मैडम और भी 4-5 उसके मुंह पे मार देना। तो भैया ये थे पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। अब जरा नेक्स्ट फैक्ट पर नजर मारो। अब भैया नेक्स्ट फैक्ट है एम्बिग्राम्स वर्ड्स के बारे में। अब आप कहोगे ये एम्बिग्राम्स किस बीमारी का नाम है, तो डोंट वरी, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस वर्ड को देखो, लिखा है स्विम्स। स्विम्स का मतलब होता है तैरता है, स्विम में एस लगाते थे जब, प्रेजेंट डेफिनेट बन जाता है ये। आप जरा इस स्विम्स को देखते रहना, मैं स्क्रीन को हल्की सी उल्टी कर रहा हूं और ये हो गई उल्टी। आप देखो स्विम्स को दोबारा से, ये बेचारा उल्टा होने पे भी स्विम्स ही नजर आ रहा है। अब वो जो पहले सीखे थे हमने पैलिंड्रोमिक, वो क्या थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट से बिल्कुल सेम होते थे। अब ये एम्बिग्राम्स होते हैं, ये ससुरा उल्टा करने पे भी सेम नजर आते हैं। तो भैया स्क्रीन को पहले सीधा कर लेते हैं बस। अब भैया आपको ऐसे शब्दों को देखकर मजा सा आ गया होगा। तो आपने आज क्या सीखा कि एम्बिग्राम्स ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें उल्टा कर दो वो तब भी वैसे ही रहते हैं जैसे वो सीधा करने पे होते हैं। भैया थी ना जहर जानकारी। अब अगले फैक्ट पर नजर मारते हैं। अब भैया हमारा अगला फैक्ट अंग्रेजी के 2 अक्षरों से जुड़ा हुआ है। पहला है एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई, और दूसरा है रिदम यानी कि सुर और ताल। अब आप कहोगे तो इसमें कौन सी खास बात है, इसके अंदर फैक्ट क्या है ये तो बताओ। तो भैया ध्यान से देखो, पहला है एजुकेशन, और एजुकेशन कॉमन इंग्लिश का इकलौता 9 अक्षर वाला ऐसा शब्द है कि जिसमें अंग्रेजी के पांचों के पांचों वॉवल्स आपको दिखाई देंगे, ए ई आई ओ यू, एक भी नहीं छूटा हुआ, इसमें 5 आ रहे हैं। देखा आपने, ऐसे शब्द भैया ना के बराबर मिलते हैं। और रिदम के अंदर भी कुछ ऐसा ही खास है, ध्यान से देखो, रिदम अंग्रेजी का 6 अक्षर वाला इकलौता ऐसा शब्द है जिसके अंदर कोई वॉवल है ही नहीं। भैया अगर आपको 6 अक्षर वाला और कोई ऐसा शब्द दिखे ना तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम भी देख लेंगे। अब भैया रिदम में कोई भी वॉवल नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें वॉवल नहीं आता। क्राई है जिसका मतलब रोना चिल्लाना होता है, फ्राई है, ट्राई है और बाई है। भैया वो 2-2 3-3 शब्द वाले, मैं 6 की बात कर रहा हूं। तो है ना कमाल की चीज, अपने दोस्तों से पूछना और कहना ये करके दिखाओ। अब जरा अगले फैक्ट पर नजर मारते हैं। अब भाई हमारा नेक्स्ट फैक्ट दा से जुड़ा हुआ है, और दा के नाम एक एक नहीं बल्कि 2-2 फैक्ट हैं। भाई पहला फैक्ट ये है कि 80% भारतीयों को दा की हिंदी नहीं पता। आपको पता है तो बताओ दा की हिंदी क्या होती है। अबे भैया नहीं पता होगी, मैं बता दूंगा। और भैया 50% भारतीय ऐसे हैं इंग्लिश बोलने वाले कि जिन्हें यही नहीं पता कि दा को दा कब बोला जाता है और दा को दी कब बोला
बोला जाता है, मतलब वो दा को या तो हर जगह दा ही बोलते हैं या फिर दी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो एक एक करके मैं आपको फैक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहला फैक्ट है कि दा की हिंदी ज्यादातर लोगों को नहीं पता, तो सुन लो। दा की हिंदी होती है वो, जैसे मुझे कहना है मुझे वो कार पसंद है, आई लाइक द कार, मैं वो कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार। तो भैया ध्यान रखना, इमेजिनेशन में वो कहना दा कहलाता है। अब दूसरा फैक्ट है कि दा को दा कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। तो भैया अंग्रेजी के ऐसे शब्द के जिनकी शुरुआत वोवल यानी कि ए ई आई ओ यू से हो रही है, उनसे पहले दा को दी पढ़ा जाएगा। जैसे कि दी एलिफेंट, अब एलिफेंट ई से यानी वोवल से शुरू हो रहा है। दी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी वोवल से आ रहा है। दी एप्पल, एप्पल भी वोवल से आ रहा है। तो इन सब कंडीशन में दा को दी बोलेंगे। और भैया कोई भी अंग्रेजी का ऐसा शब्द है कि जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, वोवल से नहीं हो रही, वहां पर दी को द बोलेंगे। जैसे द हल्क, एच यानी कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है। द सरतासर और दा दा दा, जैसे कि दा, बाबा क्या बताऊं यार, याद भी नहीं हो रहा। द यूट्यूब और द सैमसंग। तो भैया आगे से याद रखना, वोवल से पहले दी और कॉन्सोनेंट से पहले द। कमाल की जानकारी थी ये। और जरा नेक्स्ट वाले पर नजर मारो। भैया हमारा अगला फैक्ट है एंग्री और हंग्री को लेकर। एंग्री मतलब होता है नाराज होना, और हंग्री मतलब होता है भूखा, जिसके पेट में यानी कुछ पड़ा ना हो, जो भूखा नंगा सा हो। अब भैया इनमें खास क्या है, तो भाई आम बोलचाल वाली इंग्लिश में यानी कॉमन इंग्लिश में ये दुनिया के बस इकलौते कहते, दोनों का इकलौता ही कह देते हैं। ये दो ही ऐसे शब्द है जिनके बाद लास्ट में GRY आ रहा है। कॉमन इंग्लिश में ऐसा, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई शब्द नहीं है जिनके बाद GRY आए। अब आप सोचो, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा शब्द बोला है हंग्री और एंग्री के अलावा कि जिसके लास्ट में GRY आ रहा हो? तो भैया दिमाग पे जोर डालोगे ना कितना भी, शायद आपको याद नहीं आएगा। और अगर कोई नेट फेट से निकाल के आपको मिल भी जाए तो वो कॉमन इंग्लिश का यानी आम बोलचाल का शब्द नहीं है। तो भैया ध्यान रखना, बहुत वैल्यूबल कीमती है ये एंग्री और हंग्री। अब जरा नेक्स्ट वाले फैक्ट पर नजर मारते हैं। अब भाई जरा इन अंग्रेजी के शब्दों पे नजर मारो। लिखा है लोनली यानी अकेला, गॉसिप यानी चुगली करना, बेडरूम यानी जहां तुम सोते पोते से हो, और इसके अलावा टॉर्चर यानी किसी को टॉर्चर करना, मतलब उसको मारना पीटना। अब आपने ऐसे शब्द, ये आम बोलचाल के शब्द है, इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में जरूर किया होगा और करते भी होंगे, और आपको इनकी हिंदियां भी पता होंगी। लेकिन भैया फैक्ट की बात पता है आपको, ये शब्द शेक्सपियर बाबा ने दिए, यानी जो महान राइटर थे शेक्सपियर, उनके द्वारा इन शब्दों को बनाया गया है। यानी अगर शेक्सपियर ना होते तो तुम इन शब्दों को जानते भी नहीं। और ये बेडरूम भी नहीं बोलते, बेडरूम को आज तुम अरे वो पलंग हाउस है ना जिसमें हमारा पलंग पड़ा है, ऐसे कुछ बोल रहे होते। ऐसे कई सारे शब्द शेक्सपियर ने अपनी जो है नॉवेल्स में, अपनी किताबों में लिखे, उसके बाद दुनिया ने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सब उन्हीं की देन, उन्हीं के भेजे से निकले हुए शब्द है ना। कमाल की बात, जाओ फैला दो सब में। तो भैया ये थे आज के अंग्रेजी के 10 जहरीले फैक्ट्स। आई एम श्योर आपको जानकर बड़ी खुशी हो गई होगी और बहुत मजा आया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई दाम चुकाए एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। और आज जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है वो सब आपको PDF की शक्ल में वहां पर मिल जाएगा। लेकिन भैया रुको, PDF के चक्कर में वीडियो छोड़ के मत भागो, थोड़ी सी बात रह गई है वो भी सुन लो। वो ये कि भैया ऐसे और भी फैक्ट्स अंग्रेजी के बारे में जो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, लेकिन लेके तो जब आऊंगा ना, जब आपको पार्ट 1 अच्छा लगेगा तो जाओ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना और बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, और पार्ट 2, 3, 4 लाऊं या ना लाऊं। अब भैया उस PDF को और इस वीडियो को हर एक गली मोहल्ले के लोंडे के साथ शेयर करना जो अंग्रेज बना फिरता है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेके। और भैया इस वीडियो को जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।